नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जिसका संबंध समाज से भी और शिक्षा से भी है। दरअसल यूजीसी ने जो एक गाइडलाइन तैयार की है उसको लेकर पूरे देश में बवाल हो रहा है। अब इस बवाल की वजह क्या है? संरक्षण संविधान के तहत सबको मिलना चाहिए, समानता की बात सब करते हैं, संविधान भी करता है, लेकिन जब सियासत आड़े आती है तो कई बार संविधान भी दरकिनार हो जाता है और कई बार समानता भी हाशिए पर चली जाती है। आज इसी पर हम बात करेंगे कि यूजीसी का जो नया बवाल है उसको लेकर समानता नहीं, भेदभाव की बात सामने निकल के आ रही है और पूरे देश भर में इसको लेकर एक अजीब सी बेचैनी है, अजीब सी नाराज़गी है और एक किस्म का गुस्सा भी है कि आखिर सवर्णों के साथ भेदभाव क्यों? सबको समानता का अधिकार मिले, सुरक्षा मिले, लेकिन सवर्णों की कीमत पर नहीं मिलनी चाहिए। आज इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे कि आखिर ये मसला क्या है, माजरा क्या है, वजह क्या है। चर्चा शुरू करें उसके पहले इस मुद्दे पर मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस के उमंग सिंघार जी क्या कहते हैं ये सुनेंगे और फिर केंद्र में शिक्षा मंत्री एचआरडी मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान का इसमें क्या कहना वो भी सुनेंगे और फिर करेंगे चर्चा की शुरुआत और उसी समय हम कराएंगे परिचय अपने मेहमानों का जो इस चर्चा में जुड़ेंगे। पहले सुनते हैं धर्मेंद्र प्रधान और उमंग सिंघार को। कानून हो आम जनता की राय से बनना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से खानापूर्ति होती है देश के अंदर हर कानून को लेके आम जनता तक पहुंच नहीं पाती बात और कानून बन जाते हैं। एक कैसा लोकतंत्र, केंद्र सरकार को हर शहर में आप 26 जनवरी 15 अगस्त के लिए ग्राम सभा तो कराते हो, लेकिन किसी कानून को लेके कभी आपने चर्चा करी ग्राम स्तर पे? मैं समझता हूँ कि इस देश में हजारों जनजातियां हैं, जातियां हैं, भाषाएं हैं, सबको लेके एक मैं समझता हूँ कि सर्वदलीय इस पे चर्चा होना चाहिए, उसके बाद इस पे फिर बात होना चाहिए। तो मुद्दा महत्वपूर्ण है, सियासत भी है और शिक्षा के क्षेत्र में इसको लेकर सवाल भी है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सामाजिक कार्यकर्ता श्री कमल राठी जी। कमल जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे शिक्षा से जुड़े पत्रकार साथी श्री डॉक्टर राहुल रंजन जी। राहुल जी, आपका भी स्वागत है। और फ़ोन पर जुड़े हैं हमारे तीसरे साथी रमेश सिंह जी, जो जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट भी और सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत राठी जी आपके साथ करना चाहते हैं कि ये जो यूजीसी का मामला है इस पर कोई दिक्कत नहीं कि किसी को संरक्षण मिले, किसी को सामाजिक सुरक्षा मिले, लेकिन ये ठीक वैसी बात हो जाएगी जैसे वक्फ बोर्ड के नाम पर वक्फ की अदालतें होती थी, लेकिन उसमें जो फरियादी है अगर वो गैर मुस्लिम है तो वक्फ बोर्ड में सुनने वालों में, फरियाद सुनने वालों में कोई भी गैर मुस्लिम समाज का व्यक्ति नहीं होता था। यानी मुद्दे भी वही हैं और मुंसिफ भी वही। लगभग वैसी स्थिति तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन उसी से मिलती जुलती हालत ये यूजीसी की जो नई गाइडलाइन है शिक्षण संस्थानों को लेकर उसमें है और उसी को लेकर ये एक तरह का गुस्सा पूरे देश में देखा जा रहा है। आपकी राय, आप इसे कैसे समझते हैं और अगर आपके कोई सुझाव हो कि इसमें होना क्या चाहिए? हालांकि देश भर से इस पर प्रतिक्रिया आ रही है, अच्छी भी है बुरी भी है, लेकिन हमारा सिर्फ मकसद ये है कि चीज़ें सकारात्मक हो और सुलझने वाली हो। आपकी राय? नमस्कार। यूजीसी एक बड़ा अलग सा सब्जेक्ट है जिसमें एक रोहित वेमुला वाला जो केस हुआ था, उस वेमुला केस के बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा कुछ दिशा निर्देश गाइडलाइन बनाने हेतु आदेशित किया गया था जी। सरकारों ने पिछले जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी पिछले 5 साल का रिकॉर्ड देखा था, तो उसमें कुछ SC ST वर्ग को लेके शिकायतें बढ़ी थी। तो इन शिकायतों को निराकरण के 2012 में भी कानून था, कानून में लेकिन ऐसा नहीं था जैसा अभी बना है। और इस कानून में खास एक 3C जो धारा है, सेक्शन 3C जो है, उसको लेके विवाद ज़्यादा है। उसमें ये कहा गया है कि जो कमेटी बनेगी वो कमेटी में SC का रहेंगे, ST के रहेंगे, OBC के रहेंगे, दिव्यांग रहेंगे, महिला रहेगी। उसमें कोई भी जनरल कैटेगरी का व्यक्ति सदस्य नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, पहले सिर्फ ये बात SC और ST तक रुकी थी, इसको OBC को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो ये 2 कंट्रोवर्सी वाली जो चीज़ें उसमें आई हैं जी। और उसके बाद इसमें टीचर्स के खिलाफ भी है, इसलिए टीचर्स ने भी विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कोई बच्चा शिकायत करता है और शिकायत करता है तो कार्रवाई
तत्काल करना है, समय सीमा में करना है, और उसके बाद अपील का प्रावधान है, लेकिन अपील में जिस पे शिकायत हुई है उसे प्रूव करना है कि मैं गलत नहीं हूँ। तो ये पूरी जो शिक्षा व्यवस्था में जो जाति का समीकरण, शिक्षा व्यवस्था में धीरे धीरे हिंदुस्तान में जाति का समीकरण मेरे ख्याल से आज़ादी के पहले से चल रहा था, लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था में जाति का जो समीकरण अंदर डाला गया है, इसको कहीं ना कहीं आप ये समझेंगे, मुझे ऐसा लगता है मेरी दृष्टि से, मैं व्यक्तिगत विचार में, इसका कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक उद्देश्य, हिडन एजेंडा, इसका कोई राजनीतिक उद्देश्य समझ पड़ता है। क्योंकि ऐसा क्लियर कट करना, आर्टिकल 14, भारत के संविधान का आर्टिकल 14 जो राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, उसका सीधा सीधा उल्लंघन, और इसी को लेकर माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी लोगों ने अपनी याचिकाएं दायर की हैं। तो मुझे शिक्षा ऐसी चीज़ है जहाँ से बच्चा डेवलप होता है और उसी से देश का भविष्य बनता है। तो सरकारों को शिक्षा के प्रति जब भी कोई काम करना हो तो इसमें काफ़ी सोच समझ के, बहुत विचार मंथन के बाद, अच्छे अच्छे विशेषज्ञों से, कुछ पब्लिक पार्टिसिपेशन के साथ बात करके ही ऐसा कोई कानून लाना चाहिए जिससे शिक्षा पे प्रभाव ना पड़े। अब आप देखिए, हड़तालें होंगी, फिर इस हड़तालों के बाद बच्चों का उस समय का शिक्षण सत्र खराब होगा, उस महीने 2 महीने की शिक्षा खराब होगी, कोर्सेज पीछे रह जाएंगे। तो ये सब चीज़ें प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ हैं जो बहुत सारी होंगी। तो जब ऐसे कानून बनाए जाते हैं तो इसमें पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, जो कि हिंदुस्तान में बहुत सालों से है, लेकिन नियम बने हुए हैं। लेकिन सरकारें कभी भी, चाहे कोई भी दल की हो, मैं किसी दल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, पब्लिक पार्टिसिपेशन बहुत कानून बनाने में नहीं चाहती। और रही बात, अपन जब लोकसभा की डिबेट की बात करते हैं तो जो विपक्ष में होता है वो डिबेट होने नहीं देता। तो बड़ी आजकल जो पिछले 20 साल से मैं समझूं तो बहुत सारी लोकसभाओं की भी दिक्कत है, और बाकी सब चीज़ें भी देखते हैं तो कानून में पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं होने की खामियाजा आप चाहे किसान आंदोलन में देखें, चाहे ये वाले में देखें, ये एक ढंग से कुछ इसकी दिशा भी है। फिर अब जिसको मौका मिल रहा है उसकी दिशा भी भटकाएगा। बिल्कुल भाई, मामला कितना गंभीर है ये समझने की जगह माउथ पब्लिसिटी, सोशल मीडिया और जो इस ढंग के दिशा भ्रमित वाले भी होते हैं, तो दिशा भ्रमण भी, अफवाहें भी फैलेंगी। जिसको जहां जैसा अवसर मिलेगा सत्ता के विरोध में काम करने का, जिसको जैसा अवसर मिलेगा उसका गलत उपयोग भी करेगा। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है इस पे छात्र चूंकि पढ़े लिखे होते हैं, छात्रों को एक्ट पढ़ना चाहिए। आपके पास लौटता हूँ और इन चीज़ों पर हम और आपके राय को विस्तार से जानेंगे। लेकिन चर्चा में हमने कहा था कि HRD मिनिस्टर, जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की भी हम बात सुन लें कि वो क्या कह रहे हैं, क्योंकि कई चीज़ें उठती बहुत तेज़ हैं और मालूम होता है कि वो निकलती कुछ और है, होता कुछ और है, समझते कुछ और है। तो पहले सुनते धर्मेंद्र प्रधान को, फिर चर्चा को मैं आगे बढ़ाता हूँ। किसी को उत्पीड़न होने नहीं दिया जाए, कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई डिस्क्रिमिनेशन के नाम पे किसी को भी मिसयूज करने का अधिकार नहीं रहेगा। इसमें UGC हो, भारत सरकार हो या राज्य सरकार हो, इसकी दायित्व रहेगी। मैं आश्वस्त करता हूँ, उसको जो व्यवस्था हुई है, भारत की कुछ भी व्यवस्था हो, संविधान की परिधि के अंदर होगा। और ये जो विषय आई है, ये तो सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में व्यवस्था है। इसमें आश्वस्त मैं फील करना चाहता हूँ, कोई भी किसी के ऊपर भी अत्याचार या किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो सरकार का दावा है कि कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन जो चीज़ें लिखी हैं वो भेदभाव फैलाने वाली लगती है। कुल मिलाकर जो कुछ अभी तक की बात है उससे ऐसा लगता है कि सरकार ने कोई भी, जैसा राठी जी ने कहा था कि अगर ये सब कुछ होता तो ये खतरों से खेलने जैसा होगा, क्योंकि हम आरक्षण के मुद्दे पर पहले से ही परेशान है देश पूरा। कोई भी चीज़ अगर आप लेकर आते हैं तो लाने के पहले तो कोई पूछताछ होती नहीं है। जब वो आ जाती तो जिसके पक्ष में होती है वो खुश हो जाता है और जिसके खिलाफ होती है वो सड़कों पर आते हैं। अब इसमें दिक्कत ये आएगी कि अगर इसको वापस देते हैं तो दिक्कत है, क्योंकि जिनके लिए ये हो रहा है वो सड़क पर आएंगे, नहीं लेते हैं तो जिनके खिलाफ जा रहा है वो सड़क पर आने की बात हो रही। तो हमें लगता है कि भारत की तासीर के खिलाफ ये सब चीज़ें हो रही है। ये देश इस समय तरक्की के रास्ते पर जा रहा है। अगर इन मुद्दों पर उलझाया जाएगा तो फिर युवा वर्ग, जिसे जैन जी की बात करते हैं, वो सड़क पर आएगा। सवर्ण समाज या कोई भी समाज हो, सारे वर्ग एक ही है। मैं रमेश सिंह जी की तरफ आऊँगा। रमेश सिंह जी, देश में पहले पिछड़ा वर्ग भी नहीं होता था, लेकिन सियासत ने पिछड़ा वर्ग भी पैदा कर दिया, फिर पिछड़ा वर्ग में अति पिछड़ा वर्ग पैदा कर दिया। देश के भीतर जैन समाज कभी भी अल्पसंख्यकों में शामिल नहीं रहा, लेकिन इस सियासत ने उसको भी अल्पसंख्यक बना दिया।
जिसको किसी सहायता की ज़रूरत नहीं है, वो खुद देश की मदद कर सकता है। हम अगर जैन समाज की बात करें, मुझे एक बार याद आ रहा है कि जब मध्य प्रदेश के दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा एक चुनाव में नामांकन पर्चा दाखिल करने के बाद प्रेस से बात कर रहे थे, उस समय जैन समुदाय को हाल ही में उसी समय अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल किया था। एक पत्रकार ने पूछा कि पटवा जी, आप जैन हैं या हिंदू हैं? सवाल तीखा था और जवाब सियासत के हिसाब से आना चाहिए था। पटवा जी ने उसको आग्नेय दृष्टि से देखा, बड़ा घूर कर, और फिर 30 सेकंड का पॉज लेकर लगभग उन्होंने कहा कि मेरी पूजा पद्धति जैन है, मेरा पंथ जैन है और मेरा धर्म हिंदू है। ये चूंकि पटवा जी राजनेता थे, उन्होंने बहुत समझदारी से सधा हुआ उत्तर दिया, लेकिन सियासत ने जैन समाज को भी अल्पसंख्यक बना दिया। तो ये जो सियासत है, मुझे लगता है रमेश सिंह जी, ये जो कराए सो कम है, लेकिन अभी देश जिस रास्ते पर है उसमें ऐसे विवादों के लिए कोई जगह नहीं है। अगर विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में इस तरह के विवाद शुरू होंगे तो फिर ये देश में, जिसे कह सकते हैं कि बारूद के ढेर पर है, सियासी तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। कोई एक आग की माचिस दिखाएगा और आग भड़क उठेगी। आपकी राय? और इस सोच विचार के बीजेपी ने इसमें गोटियां फेंक की है। जैसे बीजेपी हिंदुत्व की राजनीति कर रही थी, बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति की काट के लिए कांग्रेस ने राहुल गांधी जाति जनगणना का मुद्दा जोर शोर से उठा रहे थे, सपा पीडीए का मुद्दा उठा रही थी, और बाकी दूसरी पार्टियां भी एससी एसटी ओबीसी की राजनीति कर रही थी। बीजेपी ने अपनी राजनीति को बचाने के लिए एससी एसटी ओबीसी की एक साथ राजनीति कर दी। अब इसमें क्या किया है इनने कि 2012 में झूठी शिकायत पे सजा का प्रावधान था, इस बार इनने उस प्रावधान को हटा दिया। दूसरा, जो इक्विटी कमेटी होगी जो मतलब इसकी जांच करेगी, उसमें एससी एसटी ओबीसी महिला सब होंगी, सवर्ण नहीं होगा। बीजेपी ने ये जानबूझ के रखा है ताकि इसका जोरदार विरोध हो। जितना ज्यादा विरोध होगा, ये कांग्रेस का और समाजवादी पार्टी और दूसरे राजनीतिक दलों का जो एससी एसटी ओबीसी का एजेंडा है वो टूटता जाएगा। अगर मान लो सरकार का एक समन्वय संतुलित कानून बना देती तो उस पर कोई विरोध नहीं होता तो उससे राजनीतिक फायदा नहीं मिलता। और पीडीए के नाम पे और जाति जनगणना के नाम पे कांग्रेस जो राजनीति कर रही थी, उस राजनीति की काट नहीं निकलती। उस राजनीति की काट निकालने के लिए ऐसे प्रावधान किए गए ताकि समाज में, खासतौर से युवा वर्ग में खलबली मचे, उपद्रव हो, आंदोलन हो। इससे क्या होगा कि जो सपा एससी एसटी ओबीसी उसका ध्रुवीकरण अपने आप हो जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि आखिरी में जाके जब ध्रुवीकरण हो चुका होगा तो सवर्ण वर्ग की जो समस्या है, जो मुद्दा है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। इस कानून का दुरुपयोग जम के होगा। हमने टाडा का देखा है, न कोटा का देखा है, हमने एससी एसटी एक्ट का आज तक उसका दुरुपयोग हो रहा है। दुरुपयोग क्या होता है? आप दुरुपयोग को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाते जाते तो आदमी अधमरा हो जाता। तो दुरुपयोग रोकने के लिए कोई मैकेनिज्म नहीं है इनकी, और इसमें सरकार ने अगर अभी इसमें कोई संतुलन स्थापित नहीं किया तो दुरुपयोग होगा। ये प्रतिशोध का हथियार बनेगा एससी एसटी ओबीसी के लिए। तो सरकार का उद्देश्य राजनीतिक है, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब ये बहुत ज्यादा विरोध होगा, शिक्षकों का भी विरोध होगा, तो सरकार सवर्णों को सुरक्षा, ओबीसी एससी एसटी को सुरक्षा दी जाएगी। उनके सुरक्षा के लिए तो कानून है, बना है, लेकिन साथ में एसटी जो सवर्ण है उसके साथ अन्याय ना हो, प्रतिशोधात्मक कार्रवाई ना हो, इसका भी सरकार बीजेपी प्रावधान करेगी। क्योंकि एससी एसटी जो सवर्ण है वो हिंदुत्व की राजनीति। इसमें जो दिक्कत शुरू हुई है वो इस बात से शुरू हुई कि जो शिकायत झूठी करेगा उसको कोई सजा नहीं मिलेगी। अगर शिकायत झूठी है और सजा नहीं मिलती है तो फिर एक बच्चा जो प्रताड़ित होगा झूठी शिकायत से, उसका क्या? और दूसरी बात यह कि जो सुनवाई करेंगे उसमें कोई भी सवर्ण नहीं होगा। मैंने चर्चा में जिक्र किया था वक्फ बोर्ड का, वो भी इसी किस्म का था। ये दूसरा यूजीसी एक अलग किस्म का ये बोर्ड बना रही है। और मैं तो सिर्फ इसमें इतना बोलूँगा कि जिस तरह से बलात्कार की शिकायतों का दुरुपयोग होता है, जिस तरह से दहेज की शिकायतों का दुरुपयोग होता है, मुझे लगता है एसटी एससी की शिकायतों का भी दुरुपयोग होता है कई बार। और उसी तरह से उस कतार में ये भी एक मामला आ जाएगा और ये समाज को दुखी करने वाला है, बांटने वाला है। क्योंकि ये शिकायतें तो हमेशा से होती है कि साहब लोग
प्रताड़ित होकर जान दे देते हैं। लेकिन सवाल है कि आप कानून भी वैसा बना रहे हैं कि झूठी शिकायत की तो कोई सज़ा नहीं होगी। ये तो सुप्रीम कोर्ट भी इसको नहीं मानेगा, ना संविधान इसकी इजाज़त देगा। मैं आपका लौटूंगा पहले दौर की बातचीत में, बहुत समय दे रहे हैं भरपूर। दूसरे दौर की बातचीत में नटशेल में बात होगी। रमेश जी और कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं इस बार। राघवेंद्र जी, इसमें सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने जो दो लूप होल्स जिनका आपने जिक्र किया है, जानबूझ के रखे हैं ताकि समाज में खदबदाहट हो। इनको चेक एंड बैलेंस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालेगी। ये सरकार भी जानती थी और आज हम भी जानते हैं कि अगर ऐसे कोई मुद्दा है तो पीआईएल जाएगी। और सरकार सुप्रीम कोर्ट में अटॉर्नी जनरल है, वो थोड़ा लो टोन में बात करेंगे। और मुझे लगता है कि इसका जो समाधान है, दो बातें जो आपने कही, इनका समाधान सुप्रीम कोर्ट से होगा और सरकार उसे स्वीकार कर लेगी। और ये जो कानून है एक बैलेंसिंग कानून बन जाएगा। मैं ऐसी उम्मीद करता हूं और ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर राहुल, सरकार ने क्या जानबूझकर विवाद पैदा किया है? तो देश भर में, जैसा सब दोनों साथियों ने कहा, कि उबाल पैदा हो, खदबदाहट आए और फिर लोग कोर्ट में जाए, और इसका फिर पूरा एक फ्रेमवर्क सुप्रीम कोर्ट से सरकार तय करा लेगी और उसी को लागू कर देगी। जबकि इस तरह के प्रावधान की कोई जरूरत नहीं थी। सरकार भी जानती कि ये प्रथम दृष्टया ठीक नहीं है, उचित नहीं है, लोगों को दिक्कत पैदा करने वाला है, बांटने वाला है, लोगों में असंतोष और उबाल पैदा करने वाला है। आपकी राय? शिक्षण संस्थान से आपका गहरा ताल्लुक है, आप खुद ही विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, आपकी राय? राघवेंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी को शिक्षा के उन्नयन के लिए, अच्छी शिक्षा के लिए, अच्छे प्रोफेसर्स के लिए, इन सब चीज के चयन के लिए, और जो शिक्षा संस्थान चल रहे हैं उनमें बेहतर क्या हो सकता है, इसके लिए इसको यूजीसी को पूरी की पूरी छूट थी। और यूजीसी इसी दिशा में काम करता था कि देश में किस तरीके की अच्छी शिक्षा दी जा सकेगी, अच्छे टीचर्स कैसे पैदा हो सकेंगे और छात्रों का विकास कैसे हो सकेगा, यहाँ तक सीमित था मामला। और इसी पर यूजीसी काम करता था कि कहाँ कितनी फंडिंग होनी है, कितनी लाइब्रेरियां मजबूत होनी है, टीचर्स अपना उन्नयन किस तरीके से करेंगे, उनका स्किल कैसे बढ़ेगा। इन्हीं चीजों पर यूजीसी का हमेशा से ध्यान रहता था कि लाइब्रेरी में अच्छी किताबें हों, लाइब्रेरी अच्छी हो, और एक एटमॉस्फेयर यूनिवर्सिटीज का और कॉलेज का ऐसा एटमॉस्फेयर हो कि छात्र वहाँ अच्छी शिक्षा ले सकें। तो ये तमाम चीजों पर यूजीसी का शुरू से फोकस रहा। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ में यूजीसी में भी पहले शिक्षाविद आते थे, राजनेताओं का कोई दखल नहीं था उसमें। लगभग अच्छी क्षेत्रों, हर विषय के जो अच्छे चुनिंदा लोग थे उन्हीं लोगों की सलाह ली जाती थी और उनके माध्यम से पूरा काम चलता था। लेकिन धीरे धीरे ये हुआ कि यूजीसी पे भी कब्जा शुरू हो गया, क्योंकि शिक्षा संस्थानों में कब्जा करे बगैर या शिक्षा संस्थानों को डिस्टर्ब किए राजनीति नहीं चल सकती। तो राजनीति में यूजीसी एक माध्यम है इंटर होने का शिक्षा संस्थानों में, पूरे देश भर के शिक्षा संस्थानों में, क्योंकि यूजीसी का ही नियंत्रण शिक्षा संस्थानों पर होता है। यूजीसी के नियम कायदे के तहत ही सारे विश्वविद्यालय और सारे कॉलेज चलते हैं। तो अभी तो मूल विषय ये कि जो ये नई व्यवस्था है, इससे क्या दिक्कत आने वाली है शिक्षण संस्थानों में, एजुकेशन कैंपस में, यूनिवर्सिटी कैंपस में, इस पर मुझे लगता है कि फोकस। राघवेंद्र जी, क्या है कि जो लोगों ने नियम जो कायदे बना दिए हैं वो इसीलिए बना दिए हैं कि कुछ ना कुछ लेकर के विवाद पैदा हो। जो विवाद पैदा होना है, जो सुनवाई का, जो शिकायतें यूजीसी के पास में लगातार जाती है, शिक्षा संस्थानों से जाती हैं, छात्रों के द्वारा भी की जाती है, उसका समाधान होता रहा। लेकिन अब स्थितियां ये हुई कि यहाँ आकर के इन लोगों ने बांट दिया समाज के अलग अलग हिस्सों को कि यहाँ पिछड़ी जाति का भी व्यक्ति होगा, अजा वर्ग का भी होगा, और यहाँ से इन्होंने सवर्णों को पूरी तरह से आउट कर दिया। अब जब सवर्ण आउट होगा तो वो आंदोलित होगा। और सवर्ण, जब मान लीजिए कोई छात्र सवर्ण है और उसकी शिकायत, यही रोक रहा हूँ, मैं आपको यही रोकता हूँ। सिर्फ इसी मुद्दे पर बात पूरी है कि आप अगर न्याय देना चाहते हैं तो फिर एक पूरे वर्ग को क्यों हटा रहे हैं? अगर ऐसा करेंगे तो सारी चीजें एक तरफा हो जाएंगी। मुझे लगता है कि न्याय देने की जल्दबाजी या राजनीति में लोकप्रियता हासिल करने के लिए दलित वर्ग में, बाकी वर्गों में, उसके लिए आपने एक तरह का ये अधर्म, अनर्थ और मुझे लगता है कि असंवैधानिक काम है कि ये सब चीज़ों सुनवाई तो होगी राठी जी, लेकिन जिस वर्ग का आदमी वहाँ अपराधी बन के खड़ा होगा उसके पक्ष का कोई आदमी खड़ा नहीं होगा। ये कैसा न्याय होगा? मुझे लगता है कि ये तो प्राकृतिक न्याय के विरुद्ध है। और मैं बार बार वक्फ बोर्ड का जिक्र करता हूँ कि फिर उसमें क्या फ़र्क है? उसमें भी ये था कि अगर वक्फ बोर्ड ने कहा कि ये ज़मीन हमारी है तो फिर उसकी सुनवाई करने के लिए उस बोर्ड में
गैर मुस्लिम वर्ग का कोई भी आदमी नहीं होगा, ना वकील होगा ना सुनने वाला होगा। तो इसी का वैसी व्यवस्था तो आप यहाँ ला रहे हैं, इसमें ये तो और भी ज़्यादा दिक्कत देने वाली बात है। नहीं बिल्कुल, और जब भी होता है तो अब एकाध आप सामान्य वर्ग के आदमी को भी रख लेंगे तो भी बैलेंस नहीं होगा। भाई 5 आपने बनाए, उसमें 5 वोट एक तरफ 1 वोट एक तरफ हुआ तो भी कुछ भी नहीं हल निकलेगा। इसको पुनः निर्धारण करने की आवश्यकता है। अगर नहीं करते हैं तो देश के हित में नहीं होगा, क्योंकि युवा पीढ़ी, जैसा आपने पहले कहा कि देश इस वक्त हम तरक्की की राह में चल रहे हैं। अभी हमें अन्य बहुत सारे बाहरी फैक्टरों से निपटते हुए हमारे देश को बहुत आगे तक उभारना है। तो इस सब छोटी छोटी चीज़ें जो एक छोटी राजनीतिक लाभ के लिए मुझे लगता है कि ऐसी चीज़ें कर दी जाती हैं, जिसके कारण देश का समय खराब हो गया। राठी जी, अभी कोई बीजेपी को दिक्कत तो नहीं है? हर जगह बहुमत में आ रहे हैं, सरकार बनी हुई है, दलित और बाकी सारे वोट उनको मिला तभी तो वो सरकार में आ रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मैंने सियासी रूप से भी कौन सा आसमान फट रहा है कि उनको इस तरह की चीज़ें लाने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं, कुछ संख्या प्रतिशत घट बढ़ सकता है कि 2012 के बाद से ये थोड़ी संख्या बढ़ गई है, थोड़ी सी घट गई है, तो उसके लिए आप इतना बड़ा कानून या ऐसी व्यवस्था कर रहे हैं? नहीं, वो इसमें इतने बड़े कानून की जो ऐसी व्यवस्था, ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी चूक है। इसका राजनीतिक लाभ तो ठीक है, लेकिन एक राजनीतिक चूक है। और इसके अलावा अब एक ये हर स्टेट गवर्नमेंट में, देखिए एक सेंट्रल का एक्ट होता है, एक स्टेट का, एजुकेशन स्टेट का सब्जेक्ट है। अब इस एक्ट को स्टेट में लागू करना नहीं करना स्टेट के ऊपर है। तो जब स्टेट के ऊपर, सोचिए कि उनने ऐसा नहीं कि सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस का जो स्टेट होगा या सपा का होगा, बसपा का होगा या अन्य झारखंड मुक्ति मोर्चा का होगा, तो इन सबको भी दिक्कतें आएंगी। यूजीसी तो नेशनल है, यूजीसी नहीं वो, लेकिन स्टेट का सब्जेक्ट चूंकि शिक्षा है तो राहुल जी ज्यादा बेहतर बताएंगे। लेकिन इन नियमों को अगर स्टेट पे लागू होना है तो उस स्टेट गवर्नमेंट को भी देखना है। तो आप सोचिए, सिर्फ केंद्र सरकार के लिए नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी दिक्कत होगी। उन पर भी होगा, जिससे जो इसलिए अगर कोई दूसरा पक्ष है तो उसे भी दिक्कत होगी। मतलब बीजेपी वहां लाई है। जो संस्थान यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से ग्रांट लेते हैं वो तमाम इसके दायरे में आएंगे। मुझे लगता है कि जो इससे ग्रांट नहीं लेते हैं वो प्राइवेट संस्थान के लिए भी यही नियम लागू होंगे, लेकिन वो स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी तो स्टेट पे लागू नहीं होगा। तो ये एक नए ढंग की एक और कंट्रोवर्सी जो अभी हम बंगाल में देख रहे थे ईडी को लेके, ये देखिए अब मतलब आजकल जो कानून बन रहा है बहुत सारे कंट्रोवर्शियल बन रहा है। रमेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? कोर्ट, मुझे ऐसा लगता है सुप्रीम कोर्ट जो पुराने अनुभव है, चाहे टाटा का हो, चाहे कोटा का हो, चाहे अपना जो वक्फ बोर्ड का हो, इनके अनुभव को ध्यान में रखते हुए इसमें एक प्रावधान ये कर सकती है कि जो संबंधित जो संस्थान है, उसके जिला न्यायाधीश है वो इस बोर्ड में शामिल होगा, ताकि इसमें जो प्रतिशोधात्मक या मनमाने ढंग से कुछ काम करने की प्रवृत्ति न पनप पाए, ये संभावना है। दूसरी बात यह है कि बीजेपी का सोच एक है कि वो SC ST OBC को इसमें से साधेगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले से वो सवर्णों को सुप्रीम कोर्ट का फैसला प्लस हिंदुत्व के माध्यम से साधने की कोशिश कर रही है। और कांग्रेस और दूसरी पार्टियों की हिम्मत नहीं है कि वो सवर्णों पे हाथ रखने की हिम्मत करे। बीजेपी ये जानती है, इसलिए बीजेपी का पॉलिटिकल एजेंडा है, इसमें शुद्ध पॉलिटिकल एजेंडा है। सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन को बिल्कुल बदल दिया है, इसमें बड़े मनमाने तरीके से दिया गया है प्रावधान। ये मुझे लगता है थोड़ा सा दाएं बाएं किया है। अब समय की कमी है। राहुल जी आपकी छोटी सी टिप्पणी। राघवन जी सिर्फ इतना कहना है कि यूजीसी इन चीजों से राजनीति से दूर रहा है, इसमें शिक्षाविदों का ही रोल रहा है। इसका जाति संस्करण नहीं करना चाहिए सरकार को। तो ये ला करके यहाँ जातिगत भेदभाव और एक वैमनस्य स्थितियां शिक्षा संस्थानों में, शिक्षाविदों में, छात्रों में पैदा करने की कोशिश कर दी गई है। आने वाले राहुल जी सिर्फ इतना कहूंगा कि ये शेर की सवारी है। आपने अगर एक कदम गलत बढ़ा दिया है किसी एक पक्ष की तरफ, जब आप पीछे करेंगे तो वो वर्ग आपके खिलाफ होगा, नहीं पीछे हटेंगे तो एक वर्ग आपके खिलाफ है। तो शेर की सवारी है, उतरे तो शेर खा जाएगा, नहीं उतरे तो आप संकट में हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में ऐसा लगता है, अनुमान है कि ये सारा मामला कोर्ट में से चल रहा है, कोर्ट में जाएगा और सरकार इसको ठंडे बस्ते में डाल देगी, कोई कमेटी बना देगी और कमेटी की रिपोर्ट आने तक ये स्थगित होगा। तब तक देश में उबाल आने के बाद शांति की तरफ लोग जाएंगे और कुछ दिनों बाद हम लोग की आदत है मुद्दों को भूलने की, इसको भी लोग भूल जाएंगे ऐसा लगता है। उम्मीद करते हैं कि ये मामले का समापन बहुत ही सकारात्मक हो और सब इसमें
समझे और शांति से काम करें। मैं तीनों मेहमानों का धन्यवाद करूंगा। डॉक्टर राहुल, आपका साधुवाद। राठी जी और रमेश सिंह जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।